So welcome back guys. Hi, this is Sunil, PhD स्कॉलर JRF इन एजुकेशन। दोस्तों, आपके इस चैनल का नाम है डेस्टिनी नेट एजुकेशन। और जो दोस्त PRT, TGT एंड PGT टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, STET, UPTET, CTET, PTET, SuperTET, KVS, NVS, DSSB एंड ऑल टेट एग्जाम्स, यह चैनल उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में जाना और इस वीडियो में हम MCQ करेंगे, ठीक है, जो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और जो पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टर्म डज पियाजे यूज फॉर मेंटल स्ट्रक्चर विच आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग, ठीक है। पियाजे ने मेंटल स्ट्रक्चर वर्ड, मानसिक संरचना शब्द किसके लिए यूज किया है? जीन के लिए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है मैचुरेशन ब्लॉक के लिए, थर्ड ऑप्शन है स्कीमा के लिए, फोर्थ ऑप्शन है जोन ऑफ डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इसे हिंदी में पढ़ लेते हैं। अब देखो, जीन पियाजे ने सोचने के निर्माण में मानसिक संरचना, जो मेंटल स्ट्रक्चर है इंग्लिश में, इस वर्ड का प्रयोग किसके लिए किया है? पितृक या वंशाणु, जिसे इंग्लिश में जीन कहते हैं, परिपक्व खंड, मैचुरेशन ब्लॉक, थर्ड आपका स्कीमा या आंतरिक चित्रण, चौथा है आपका विकास का विभाजीकरण। देखो, आपकी जो ये टर्म है इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, पियाजे ने जो मानसिक संरचना है, मेंटल स्ट्रक्चर है, वो वर्ड किसके लिए यूज किया है? ये वर्ड स्कीमा के लिए यूज किया है। अब स्कीमा होता क्या है? स्कीमा नाम का टर्म जीन पियाजे ने दिया, और कब दिया? 1923 में दिया। जीन पियाजे एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, विकासमूलक मनोवैज्ञानिक। और स्कीमा जो होते हैं मेंटल फ्रेमवर्क होते हैं, मतलब मानसिक संरचनाएं होते हैं, ठीक है। और स्कीमा को सेट ऑफ नॉलेज भी कहते हैं, मतलब ज्ञान का संगठन। तो इस टाइप से छोटे छोटे कीवर्ड हैं। जिन्होंने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो इस वीडियो को देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जो मेंटल स्ट्रक्चर है, जो मानसिक संरचना है, उसे स्कीमा कहते हैं। तो इस टाइप से आपका जो राइट आंसर है वो थर्ड है, ठीक है। पियाजे ने मेंटल स्ट्रक्चर जो वर्ड है, मानसिक संरचना जो शब्द है, वो स्कीमा के लिए यूज किया है, ठीक है, ना कि जीन के लिए, ना मैचुरेशन ब्लॉक के लिए। आपका राइट आंसर है थर्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अनुसार द सेकंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण कौन सा है, दूसरी अवस्था कौन सी है, ठीक है। अब देखो, पहला ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और थर्ड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब देखो, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है? हिंदी में पढ़ लेते हैं। संवेदी गतिक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, और चौथी आपकी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। अब देखो, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। पहली अवस्था है उनकी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं या संवेदी गतिक अवस्था कहते हैं। और दूसरी स्टेज आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो कि 2 से 7 वर्ष होती है, ठीक है। पहली वाली जो स्टेज है वो 0 से 2 वर्ष, मतलब जन्म से 2 वर्ष, और दूसरी वाली 2 से 7 वर्ष। तो इस क्वेश्चन ने पूछा है कि दूसरी स्टेज कौन सी है, तो दूसरी स्टेज आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो कि 2 से 7 वर्ष होती है। तो आपका आंसर हो गया थर्ड, मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, सीखने के लिए क्या जरूरी है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है बिलीफ इन इमिनेंट जस्टिस, ईश्वर पर विश्वास, भगवान पर विश्वास। सेकंड ऑप्शन है रेनफोर्समेंट बाय टीचर एंड पेरेंट्स, ठीक है, अध्यापक और जो माता पिता है उनका पुनर्बलन। आपका थर्ड ऑप्शन है एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाय द लर्नर, ठीक है। आपका फोर्थ ऑप्शन है ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अडल्ट। हिंदी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या जरूरी है? आपका पहला ऑप्शन है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, और शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, और वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ठीक है। अब देखो, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए, सीखने के लिए, लर्निंग के लिए क्या जरूरी है? तो आपका आंसर है थर्ड, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ऐसा क्यों है।
जीन पियाजे कहते हैं, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, बच्चा स्कीमा की मदद से वातावरण के साथ अनुक्रिया करके सीखता है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान के चलो कि आप एक छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा आपसे फोन ले लेता है और साइड में एक पानी से भरी हुई बाल्टी रखी हुई है और बच्चा उस फोन को पानी में डालने की कोशिश करता है और आप बच्चे को ऐसा करने से रोकते हैं। ठीक है, बच्चे से कहते हैं बेटा रुक जाओ, ऐसा करोगे तो फोन की स्क्रीन खराब हो जाएगी। क्या बच्चे ने आपकी बात मान ली है? बच्चा आपकी बात सुनकर कुछ समय के लिए रुक जाता है, लेकिन बच्चे ने आपकी बात बिल्कुल नहीं मानी है। बच्चा सिर्फ आपके जाने का वेट कर रहा है। आप जैसे ही गए, फोन पानी में, आपकी 20-25 हज़ार रुपये भी चूना लग जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से पियाजे कहता है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपनी खोज खुद करता है। ठीक है, स्मॉल साइंटिस्ट है। और इसे हम दूसरे एग्जांपल से समझेंगे। मान के चलो कि आप किचन में खाना बना रहे हो और आपका बच्चा दूर से आपको देख रहा है और आप बच्चे से कह रहे हैं कि बेटा अंदर मत आना, यहाँ खाना बन रहा है और यदि किसी गर्म बर्तन को आप छूओगे तो आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है, क्या बच्चे ने आपकी बात मान ली? नहीं, बच्चा आपकी नज़रों का वेट कर रहा है कि आपकी नज़र कब हटती है और बच्चा अंदर, और बच्चा जैसे अंदर आता है गर्म बर्तन को छू लेता है और उसका हाथ जल जाता है। तो जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। ठीक है, वो किसी दूसरे की बात पर भरोसा नहीं करता है, वो अपना एक्सपेरिमेंट खुद करता है, खुद सीखता है। तो इस टाइप से आपका जो राइट आंसर है थर्ड है, क्योंकि बच्चा जो है स्कीमा की मदद से इन्वायरमेंट के साथ अनुक्रिया करता है और सीखता है। तो इस टाइप से पियाजे के अनुसार जो लर्निंग है, लर्निंग के लिए क्या जरूरी है? एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। इस टाइप से आपका फोर्थ क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे मीन्स दैट। ठीक है, जो कंजर्वेशन है, जो संरक्षण है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका प्रत्यय है, उसका क्या मतलब है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग? सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी रिमेन सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंस चेंजेस। ठीक है, जो सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती हैं चाहे उन्हें किसी भी शेप में डाल दो। आपका सेकंड ऑप्शन है, इट इज इंपोर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। ठीक है, ये भी नहीं है क्योंकि पियाजे ने ना तो वाइल्ड लाइफ की बात की ना फॉरेस्ट की बात की है। आपका थर्ड ऑप्शन है, वन कैन अराइव एट द करेक्ट कंक्लूजन बाय सिस्टमैटिकली टेस्टिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, ये भी नहीं है। जो टेस्टिंग हाइपोथेसिस है ये आपकी फोर्थ स्टेज में आता है। ठीक है, और इसका कंजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। टॉकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स इनटू कंसिडरेशन इज एन इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव एबिलिटी। एक बार इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। ठीक है, पियाजे के अनुसार जो संरक्षण है, जो कंजर्वेशन है, उसका क्या मतलब है? आपका पहला ऑप्शन है, किसी भी वस्तु की मात्रा कम नहीं होती चाहे उसे किसी भी आकार में ढाल दो। सेकंड ऑप्शन आपका वन्य जीवन और जंगलों की सुरक्षा जरूरी है, ये आपका नहीं है। ठीक है, आपका थर्ड ऑप्शन है, सुनियोजित परिकल्पना परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचना। ठीक है, ये भी आपका नहीं है। फोर्थ ऑप्शन आपको दूसरों के विचारों को भी समझना, संज्ञानात्मक योग्यता है। ठीक है, तो कंजर्वेशन का ये भी मतलब नहीं है। अब कंजर्वेशन क्या मतलब होता है हम देख लेते हैं। अब कंजर्वेशन का मतलब होता है द प्रिंसिपल दैट क्वांटिटी, नंबर, मास, वॉल्यूम एटसेट्रा रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ द स्पेशल शेप इट में एज्यूम। ठीक है, चाहे वो नंबर हो, चाहे मास हो या वॉल्यूम हो, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सेम रहती है। ठीक है, जब तक उसमें कोई चीज़ ऐड ना करी जाए ना कोई जोड़ी जाए। कंजर्वेशन का नियम कहता है किसी भी चीज़ की मात्रा कम या ज़्यादा नहीं होती, वह सेम रहती है चाहे उसे किसी भी शेप में डाल दो। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एक आपका कम रेडियस का ग्लास है जो कि काफ़ी लंबा है और एक आपका ज़्यादा रेडियस का ग्लास है जो कि चौड़ा है। ठीक है, दोनों में क्या है? बराबर मात्रा में मिल्क है। ठीक है, सेम वॉल्यूम में मिल्क है। लेकिन यदि आपका फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का बच्चा है, ठीक है, यदि उससे पूछा जाए कि बताओ बेटा किसमें दूध ज़्यादा है, तो वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, वो बोलेंगे भाई इस क्लास में दूध ज़्यादा है, जो कि वास्तव में ऐसा है नहीं। जो कंजर्वेशन है ये आपके थर्ड स्टेज में आती है। ठीक है, तो कंजर्वेशन का मतलब हमको समझना था। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, वो सेम रहती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी वस्तु की मात्रा कम नहीं होती चाहे उसे किसी भी आकार में डाल दो।
सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंस चेंजेस। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पियाजे द एज रेंज ऑफ द सब स्टेज मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, आपकी जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसके कुछ सब स्टेज भी होती हैं। ठीक है, इसकी 6 सब स्टेज होती हैं, तो उसी में से एक स्टेज है आपकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार आपकी जो पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था या संवेदी गतिक अवस्था, ठीक है, वह मेंटल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसका मतलब ये कि सेंसरी मोटर स्टेज की 6 सब स्टेज होती हैं, तो 6 सब स्टेज में से जो छठी सब स्टेज है वो आपकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन है। तो उसकी एज रेंज क्या होती है वो बताना है। पहला ऑप्शन आपका 4 से 8 महीने, दूसरा है 8 से 12 महीने, और तीसरा है 18 महीने से 2 साल, और चौथा है आपका जन्म से 1 महीने। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। जो आपका संवेदी गामक चरण है, ठीक है, जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है, जो पहली स्टेज है आपकी, और उच्चरण मतलब उसकी सब स्टेज मानसिक निरूपण मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो कि आपकी छठी सब स्टेज है, उसकी आयु की रेंज क्या है। ठीक है, 4 से 8 माह, 8 से 12 और 18 से 2 साल, या फिर जन्म से 1 माह। तो देख लेते हैं। देखो, जो जीन पियाजे हैं उसने सेंसरी मोटर स्टेज को बताया जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, और इसके कुछ सब स्टेज भी हैं, जैसे कि आपकी पहली सब स्टेज है रिफ्लेक्सिस, जो कि जन्म से 1 महीना होती है। रिफ्लेक्सिस क्या होता है, इसमें बच्चे के हाथ में कुछ भी रखो वह अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है, ये होता है रिफ्लेक्सिस। ठीक है, आपकी सेकंड है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि 1 महीने से 4 महीने होती है। और तीसरी आपकी सब स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज की सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि 4 से 8 महीने रहती है। और चौथी आपकी सब स्टेज है कोऑर्डिनेशन एंड सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि 8 से 12 महीने रहती है। ठीक है, और पांचवी आपकी टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि 12 से 18 महीने रहती है। और छठी आपकी सब स्टेज है मेंटल रिप्रेजेंटेशन, जिसे सिंबॉलिक थॉट भी कहते हैं। ठीक है, जो कि 18 से 2 साल होती है। ठीक है, ये जो सब स्टेज है काफी इंपॉर्टेंट है, और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, और जिसने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, तो प्लीज वो उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जो आपकी सब स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज की 6 है, और हमसे क्वेश्चन ने पूछा है मेंटल रिप्रेजेंटेशन मानसिक निरूपण या सिंबॉलिक थॉट, तो 18 से 2 साल होती है। तो इस टाइप से आपका राइट आंसर है 3rd। ठीक है, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो सब स्टेज है उसकी सेंसरी मोटर स्टेज की, ठीक है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन वो होती है 18 से 2 साल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब करेंगे अपना 6th क्वेश्चन। आपका छठा क्वेश्चन है पियाजे प्रपोज दैट द प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन आर अनेबल टू कंजर्वेशन। ठीक है, पियाजे कहता है, पियाजे प्रपोज करता है कि जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें बच्चा अनेबल होता है कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए। ठीक है, उसमें संरक्षण का गुण नहीं होता है, कंजर्वेशन का गुण नहीं होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है आपकी सेकंड स्टेज। ठीक है, ही एट्रीब्यूट्स दिस इनएबिलिटी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, ये जो कमी है वो किस फैक्टर के कारण होती है। आपका पहला ऑप्शन है इनएबिलिटी ऑफ हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, जो हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है, जो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क है, ये आपकी 4th स्टेज में आता है। तो ये तो है नहीं, यहाँ सेकंड स्टेज की बात हो रही है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और सेकंड है लेक ऑफ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है उसकी कमी के कारण ये भी नहीं है। ठीक है, थर्ड है आपका पर्सनल फेबल। ठीक है, और पर्सनल फेबल आपका ये भी नहीं है, ये आपका आता है 4th स्टेज में। ठीक है, और फिर चौथा है आपका इरिवर्सिबिलिटी, अपलटा। ठीक है, अपलटा भी आपका 4th आंसर है। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक बच्चे में, मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज सेकंड स्टेज में, जो कंजर्वेशन का गुण है, जो संरक्षण का गुण है, वो नहीं होता। ये किस कारक की कमी की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला आपका है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की असमर्थता, ये भी नहीं है। ठीक है, ये 4th स्टेज में होता है। और दूसरा आपका उच्च अमूर्त चिंतन की कमी, ये भी नहीं है। जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ये भी 4th स्टेज की बात हो रही है। और तीसरा आपका व्यक्तिगत नीतिकता,
पर्सनल फेवर, ये भी नहीं है आपका, ठीक है, ये आपका 4th स्टेज में आता है। और चौथा है आपका अपलटा भी विचार, ठीक है, अपलटा भी, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, जिसको पलट ना सके, ठीक है, ये आपका 4th आंसर राइट आंसर है। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब कंजर्वेशन होता क्या है? कंजर्वेशन को हिंदी में बोलते हैं संरक्षण। संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी चीज की मात्रा कम या ज्यादा नहीं होती, वह सेम रहती है, चाहे उसे किसी भी शेप में डाल दो, ठीक है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ 6 डॉट है, ठीक है। जो कंजर्वेशन का जो गुण है वो आपका 1st और 2nd स्टेज में नहीं आता है। कंजर्वेशन का गुण होता है आपका 3rd स्टेज में। 1st और 2nd स्टेज में कंजर्वेशन का अभाव होता है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो कंजर्वेशन का गुण है वो किस स्टेज में आता है, तो कंजर्वेशन गुण आपका 3rd स्टेज में आता है। यहाँ 6 डॉट गिवन दैट है, वो एक ऊपर वाली लाइन है, एक नीचे वाली लाइन है, ठीक है। यदि 1st स्टेज वाले बच्चे से पूछा जाए, 1st और 2nd स्टेज वाले बच्चे से पूछा जाए कि बताओ बेटा किस में सबसे ज्यादा डॉट है, तो वो बच्चा आपको ऊपर वाली लाइन को बताएगा कि ऊपर वाली लाइन में सबसे ज्यादा डॉट है, ठीक है, क्योंकि वो वन पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है। यदि 3rd स्टेज वाले बच्चे से पूछा जाए कि बताओ बेटा किस में सबसे ज्यादा डॉट है, तो वो बोलेगा दोनों में बराबर डॉट है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कंजर्वेशन आ चुका है, ठीक है। वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा, वो नंबर डॉट को भी काउंट करेगा और उसकी लेंथ को भी देखेगा, ठीक है। लेकिन जो 1st और 2nd स्टेज वाला बच्चा है वो सिर्फ लेंथ को देख रहा है, लेंथ के अकॉर्डिंग बता रहा है कि जो ऊपर वाली लाइन है वो सबसे बड़ी है। ऐसे आपका 2nd एग्जाम्पल है ग्लास वाला, ठीक है। एक आपका कम रेडियस का ग्लास है, एक आपका ज्यादा रेडियस का ग्लास है। बच्चा बोलेगा कि जो कम रेडियस का ग्लास है लंबा वाला, इसमें सबसे ज्यादा दूध आएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, ठीक है। ऐसे आपका 3rd है, ऐसे आपका 4th है। अब जो कंजर्वेशन का जो गुण है बच्चे में पहली और दूसरी अवस्था में नहीं आ पाता, याद रखना, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है 3rd स्टेज, इस अवस्था में ही कंजर्वेशन का गुण विकसित होता है। अब जो कंजर्वेशन है, ठीक है, उसके 2 टाइप्स होते हैं, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। जो कंजर्वेशन पहले आती है रिवर्सिबिलिटी, जिसे अपलटा भी या प्रतिवर्तिता भी कहते हैं, और दूसरा है डिसेंट्रेशन, जिसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। जो डिसेंट्रेशन है वो 3rd स्टेज में होता है और रिवर्सिबिलिटी भी 3rd स्टेज में होती है, क्योंकि दोनों ही कंजर्वेशन के पार्ट है। अब देखो रिवर्सिबिलिटी क्या होती है। रिवर्सिबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं पलटावी, मतलब चीजों को अलट पलट सकते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये आपकी 3rd स्टेज में होती है। अब इट इज एबिलिटी टू थिंक अबाउट द स्टेप ऑफ ए प्रोसेस इन एनी ऑर्डर। बच्चे ने जिस पॉइंट से शुरू किया था, बच्चा उसी पॉइंट पर वापस आ जाता है, ठीक है, तो ये रिवर्सिबिलिटी होती है। यदि बच्चा जिस स्टेज से किसी काम को करना शुरू करता है और दोबारा वापस उसी स्टेज पर वापस आ जाता है, तो समझो बच्चे में रिवर्सिबिलिटी आ गई है। अब देखो इस एग्जांपल से समझेंगे, यदि बच्चा अपने आप स्कूल से घर और घर से स्कूल चला जाता है, तो समझो बच्चे में रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो गई है। और इसी टाइप से दूसरा एग्जांपल, यदि बच्चा यह जान लेता है कि मिट्टी से घड़ा बनता है और दोबारा घड़े से मिट्टी बन जाती है, तो समझो बच्चे में रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो गई है। और इसी टाइप से आपका 3rd एग्जांपल है, यदि बच्चा यह जान लेता है कि पानी से बर्फ बनती है और दोबारा बर्फ से पानी बन जाता है, तो समझो बच्चे में रिवर्सिबिलिटी गुण डेवलप हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो रिवर्सिबिलिटी आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। बच्चा जिस पॉइंट से शुरू करेगा, बच्चा दोबारा वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है, तो ये होती है रिवर्सिबिलिटी। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रेशन, ठीक है। 2 चीज होती है, एक सेंट्रेशन और एक डिसेंट्रेशन। सेंट्रेशन होता है 2nd स्टेज में, जिसे केंद्रीकरण कहते हैं, और डिसेंट्रेशन होता है 3rd स्टेज में, विकेंद्रीकरण। अब डिसेंट्रेशन क्या होता है? इस अवस्था में बच्चा एक समय में एक से अधिक चीजों पर फोकस कर लेते हैं, ठीक है। मतलब एक समय में बच्चा 2 चीजों को भी देख सकता है, 3 चीजों को भी देख सकता है। लेकिन यदि सेंट्रेशन की बात करें, 2nd स्टेज की बात करें, तो बच्चा केवल 1 पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ आपको 5 डॉट गिवन दैट है, 5 डॉट दी हुई है, ऊपर वाली लाइन में 5 डॉट है, नीचे वाले में 5 डॉट है, ठीक है। यदि आपका 3rd स्टेज वाले बच्चे से पूछा जाए कि बताओ बेटा किस लाइन में सबसे ज्यादा डॉट है, तो आपकी लेंथ को भी देखेगा, लंबाई को भी देखेगा और डॉट को भी काउंट करेगा। तो वो बोलेगा कि सर दोनों में बराबर डॉट है, ऊपर वाली में 5 है और नीचे वाली में 5 है। लेकिन यदि 1st स्टेज और 2nd स्टेज वाले बच्चे से पूछा जाए कि बताओ बेटा किस में सबसे ज्यादा डॉट है, तो वो बोलेगा कि सर ऊपर वाली लाइन में सबसे ज्यादा डॉट है, ठीक है। वो केवल लेंथ को देख रहा है, लंबाई को देख रहा है। तो जो सेंट्रेशन है, जो केंद्रीकरण है, वो 2nd स्टेज में मिलता है, और जो डिसेंट्रेशन है, विकेंद्रीकरण है, वो आपको 3rd स्टेज में मिलता है। डिसेंट्रेशन का मतलब होता है कि एक समय में एक से अधिक चीजों पर माइंड फोकस करना, और सेंट्रेशन केंद्रीकरण, इसका मतलब होता है कि एक समय में केवल एक चीज पर माइंड फोकस होता है। तो इसी वजह से 2nd स्टेज का बच्चा बता नहीं पाता कि किस स्टेज में
कि मतलब किस लाइन में सबसे ज्यादा डॉट है। अब देखो प्री ऑपरेशनल स्टेज, जैसा कि मैंने आपको बताया 2 से 7 वर्ष। सेकंड स्टेज होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसमें सेंट्रेशन होती है, केंद्रीकरण, कि बच्चा एक समय पर केवल एक बिंदु पर फोकस कर पाएगा। और इसमें इरिवर्सिबिलिटी होती है, अपलटावी, मतलब चीजों को अलट पलट नहीं सकता, ठीक है। बच्चा एक पॉइंट से शुरू करता है और दोबारा उस पॉइंट पे वापस नहीं आ सकता, ये होती है इरिवर्सिबिलिटी। ये दोनों चीजें आपकी सेकंड स्टेज में पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपका राइट आंसर है 4th, इरिवर्सिबिलिटी, अपलटावी, ठीक है। क्योंकि जो प्याजे है, ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, सेकंड स्टेज में बच्चे में कंजर्वेशन नहीं होता है, संरक्षण नहीं होता है, ठीक है। वो किसकी कमी के कारण होता है? इरिवर्सिबिलिटी, अपलटावी, क्योंकि वो चीजों को अलट पलट नहीं पाता है, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड पेयर, ठीक है। आपको मैच करने हैं। आपका फर्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल चाइल्ड, ठीक है। औपचारिक सक्रियात्मक जो बच्चा होता है 4th स्टेज वाला, जिसकी उम्र 11 वर्ष से ऊपर हो, ठीक है। इमेजिनेशन बिगिंस, मतलब कल्पना करना शुरू कर देता है। इमेजिनरी प्ले, ठीक है, कल्पना में खेलना शुरू कर देता है। ये तो है नहीं, क्योंकि चौथा वाला जो स्टेज है उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, अमूर्त चिंतन डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये तो आपकी फर्स्ट स्टेज होगी। सेकेंड है इन्फेंसी, जो आपका शिशु होता है, अप्लाइज लॉजिक एंड इज एबल टू इन्फर, ठीक है। जो आपका शिशु है, अप्लाई लॉजिक, ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो भी बच्चा है, ठीक है। तो सेकंड आपका ऑप्शन नहीं है। थर्ड आपका ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल चाइल्ड, ठीक है, जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है, सेकंड स्टेज। इसमें आपकी डिडक्टिव थॉट पैदा हो जाती है, ऐसा नहीं है। जो डिडक्टिव थॉट है ये आपकी 4th स्टेज में डेवलप होती है, ठीक है। और चौथा है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इज एबल टू कन्वर्स एंड क्लासीफाई, ठीक है। ये ठीक है, क्योंकि जो कंजर्वेशन है और जो क्लासीफाई है ये 4th स्टेज में डेवलप होती है। तो आपका राइट आंसर है 4th। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? जो औपचारिक सक्रियात्मक बच्चा है, चौथा स्टेज वाला बच्चा है, वो अनुकरण प्रारंभ कर देता है, कल्पना पर खेल शुरू कर देता है, ठीक है। ये तो है नहीं, क्योंकि ये तो चौथी स्टेज है और इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन पैदा हो जाता है, ठीक है। ये नहीं है। सेकंड स्टेज आपका शैशवावस्था, ठीक है, तर्क का अनुप्रयोग। तो जो शिशु है वो तर्क कभी नहीं कर सकता, ये नहीं है आपका आंसर। थर्ड आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ये सेकंड स्टेज आपकी निगमनात्मक विचार। याद रखना जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो आपकी कौन से स्टेज में पैदा होती है, ठीक है। ये आपकी पैदा होती है 3rd स्टेज में, मूर्त सक्रियात्मक बच्चा, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड, ठीक है। ये आपका क्या संरक्षण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है, मतलब कंजर्वेशन है, क्लासिफाइड। तो आपका राइट आंसर 4th है। एक बार हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब देखो, जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, ठीक है, संवेदी गामक अवस्था, ये 0 से जन्म से 2 वर्ष होती है। इसमें बच्चा क्या करता है? इमेजिनेशन, कल्पना करना शुरू कर देता है। इमेजिनरी प्ले होता है, ठीक है, कल्पना में खेलना शुरू कर देता है, ठीक है। और इस स्टेज में भाषा का विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। अब देखो आपकी दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे बोलते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। और इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा सजीव और निर्जीव, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, इनमें अंतर नहीं कर पाता है। और आपकी 3rd स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें आपकी इंडक्टिव थॉट पैदा होती है, जिसमें कंजर्वेशन हो गया, कंजर्व हो गया एंड क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। और चौथी आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, ठीक है। याद रखना जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसमें आपकी इंडक्टिव थॉट होती है, और जो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है इसमें दोनों थॉट होती है, इंडक्टिव भी और डिडक्टिव भी। तो इस टाइप से आपका राइट आंसर है 4th, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड इज एबल टू कन्वर्स एंड क्लासिफाई, मतलब मूर्त सक्रियात्मक बच्चा, 3rd स्टेज का बच्चा, ठीक है, कंजर्वेशन करना स्टार्ट कर देता है, क्लासिफाई करना स्टार्ट कर देता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th।
8वां आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्याजे, प्याजे के अनुसार ए चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 ईयर्स, 2 से 7 वर्ष, इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में आता है? 2 से 7 वर्ष, अभी बताया था आपको, ठीक है। ये आपकी सेकंड स्टेज में आता है, और सेकंड स्टेज कौन सा? आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। हिंदी में पढ़ लेते हैं। प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में आता है? तो ये आता है आपकी दूसरी अवस्था में, जिसे बोलते हैं पूर्ण संज्ञानात्मक अवस्था, जैसे कि आप एग्जाम में देख पा रहे हो। 2 से 7 वर्ष, ये कौन सी स्टेज है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो इस टाइप से आपका राइट आंसर है फर्स्ट, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ सीरिएशन, ठीक है। सीरिएशन होता है कि किसी भी चीज को सीरियल वाइज करना, क्रम से लगाना, क्रमगत लगाना, ठीक है। ये जो एबिलिटी है, इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द, ठीक है, ये किसकी विशेषता है? सेंसरी मोटर स्टेज की, प्री ऑपरेशनल स्टेज की, कंक्रीट की, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। जो क्रम निर्धारण की योग्यता है, ये किस चरण की विशेषता है? संवेदीगामक अवस्था की, या पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की, या फिर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की, या इनमें से कोई नहीं। और जो आपका क्रम निर्धारण है, सीरिएशन है, देखो जो सीरिएशन होता है ये आपका थर्ड स्टेज में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कंजर्वेशन हो गया, ठीक है, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरिएशन हो गया, डिसेंट्रेशन हो गया, ये आपका थर्ड स्टेज है, जिसे बोलते हैं मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। बच्चे के अंदर तीसरी स्टेज में क्रम निर्धारण, सीरिएशन की योग्यता आ जाती है, मतलब बच्चा वस्तु को सीरियल वाइज लगाना शुरू कर देता है। जैसे कि मान चलो कि बच्चे के पास कुछ स्टैंप है, एक बड़ी स्टैंप है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है। यदि बच्चे से कहा जाए कि बेटा इनको क्रम में लगा दो, तो वो लगा देगा, पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जैसा वो लगाना चाहे लगा सकता है। इसे बोलते हैं सीरिएशन, वस्तु को क्रम में लगाना। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ कुछ स्क्रू ड्राइवर है, पेचकस है, और यदि बच्चे से बोला जाए कि जो स्क्रू ड्राइवर है, पेचकस है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, वो लगा देगा। सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आपका सीरिएशन होता है, ये आपकी थर्ड स्टेज में डेवलप हो जाती है। जो सीरिएशन है, जो क्रम निर्धारण है, ठीक है, ये आपकी थर्ड स्टेज में डेवलप हो जाती है, जिसे बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इसी टाइप से आपका थर्ड क्वेश्चन है, ए चाइल्ड सेज, एक बच्चा कहता है, क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन द सन, जो कपड़े हैं वो जल्दी सूखते हैं सूर्य की रोशनी में। सी इज शोइंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ठीक है, वह जो लड़की है, ठीक है, वो क्या अंडरस्टैंड कर रही है? ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, कॉज एंड इफेक्ट, रिवर्सिबल थिंकिंग, या फिर सिंबॉलिक थॉट, ठीक है। इस हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह खालिस्तान की समझ को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। अब देखो, धूप में कपड़े जल्दी सूखना, पहला है अहम केंद्रित चिंतन, ठीक है, ईगोसेंट्रिक थॉट। दूसरा है कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट। तीसरा है आपका विपर्य चिंतन, सिंबॉलिक थॉट। और चौथा है आपका प्रतीकात्मक विचार, जिसे बोलते हैं सिंबॉलिक थॉट, ठीक है। तो आपकी 4 चीजें होगी, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, कॉज एंड इफेक्ट, रिवर्सिबल थिंकिंग, या फिर सिंबॉलिक थॉट। तो इन चारों में से ऑप्शन कौन सा है? अब देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईगोसेंट्रिज्म की, ठीक है, अहम केंद्रित की। अब अहम केंद्रित क्या होता है? इसमें बच्चा केवल अपने अनुसार दुनिया देखता है, ठीक है, और दूसरों के नजरिए से दुनिया देखने में सक्षम नहीं होता है। जो अहम केंद्रित है, ईगोसेंट्रिज्म है, ये सेकंड स्टेज में बच्चे में डेवलप हो जाती है, ठीक है। सेकंड स्टेज होती है आपकी 2 से 7 वर्ष। इसमें बच्चा केवल अपने अनुसार दुनिया देखता है और दूसरों के नजरिए से दुनिया देखने में सक्षम नहीं होता है। और इसमें बच्चे के मन में हमेशा इल्यूजन बना रहता है, भ्रम बना रहता है कि दुनिया उसको ही देख रही है, उसको ही फॉलो कर रही है, ठीक है। तो ये ईगोसेंट्रिज्म होता है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन का इससे तो कोई लेना देना है नहीं, तो ईगोसेंट्रिज्म तो नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये तो कट गया आपका, भाई धूप में कपड़े सूख रहे हैं। और ईगोसेंट्रिज्म होता है कि अपने अनुसार दुनिया को देखना, तो यहां तो ऐसी कोई बात है नहीं। अब हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबिलिटी की। अब रिवर्सिबिलिटी होता है पलटावी, मतलब चीजों को पलटना उलटना। जैसे कि अपने पीछे वाली क्वेश्चन में जाना था, यदि बच्चा जिस स्टेज से किसी काम को करना शुरू करता है और दोबारा वापस उसी स्टेज पर वापस आ जाता है, तो समझो बच्चे में रिवर्सिबिलिटी का गुण डेवलप हो गया है, ठीक है। तो यहाँ रिवर्सिबिलिटी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपकी जो रिवर्सिबिलिटी है ये भी नहीं आएगी, ठीक है, जो रिवर्सिबल थिंकिंग है। तो इस सेंटेंस का इससे कोई लेने देना है नहीं। अब हम बात करते हैं, ठीक है, जो रिवर्सिबिलिटी है
इसको आपने समझ लिया है। जैसे बच्चा स्कूल से घर और घर से स्कूल आ जाता है तो ये आपकी रिवर्सिबिलिटी है। मिट्टी से घड़ा और घड़े से मिट्टी बन जाती है, ठीक है, ये भी आपकी रिवर्सिबिलिटी है। और आपकी जो सिंबॉलिक थॉट है, जो आपका थर्ड ऑप्शन था, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन था, उसके बारे में जान लेते हैं। सिंबॉलिक थॉट क्या होता है? सिंबॉलिक थॉट होता है कि बच्चे के अंदर, ठीक है, एक सिंबल के रूप में थॉट पैदा हो जाती है। बच्चा जैसा देखते हैं वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि बच्चे ने एक व्यक्ति को घुड़सवारी करते हुए देखा तो बच्चे ने क्या किया, एक झाड़ू या डंडा लेकर टांगों के बीच फंसाकर वो भी वैसी एक्टिविटी करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी का और कपड़े सूखने से कोई लेना देना तो है नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से आपका बचता है सेकंड ऑप्शन, कॉज एंड इफेक्ट, कारण कारण, ठीक है। कार्य कारण का जो सिद्धांतों से पढ़ लेते हैं तो क्या होता है। अब देखो कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है। छोटा बच्चा एक बार पड़ोस के घर में देखता है कि पड़ोस के घर से धुएं निकल रहे हैं, ठीक है। एक छोटा बच्चा है, उसके पड़ोस में आग लग जाती है और वो अपनी छत से देख रहा है कि वहां से धुएं उठ रहे हैं, ठीक है। जब वह देखने के लिए उस घर के नजदीक जाता है तो वह देखता है कि धुएं के साथ आग भी निकल रही है। तो बच्चा माइंड के अंदर अपने एक थ्योरी डेवलप कर लेता है कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी, ठीक है। तो ये होता है कॉज एंड इफेक्ट। तो बच्चे ने पहले देखा होगा कि भाई धूप से कपड़े सूख जाते हैं, तो दोबारा वो अपने इसी कथन को रिपीट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर होगा आपका सेकंड होगा, कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण का सिद्धांत। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, क्योंकि ईगोसेंट्रिक थिंकिंग भी नहीं है इसमें रिवर्सिबल भी नहीं है और सिंबॉलिक थॉट भी नहीं है, ठीक है। इसमें आंसर आपका सेकंड, कॉज एंड इफेक्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 11वां क्वेश्चन है, बिल्डिंग स्कीम्स थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट इज नोन एज, ठीक है। अब देखो जो स्कीम्स है, ठीक है, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है, ठीक है। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, इक्विलिब्रेशन है, एडेप्टेशन है, या ईगो सेंट्रिज्म है। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतक्रिया के द्वारा स्कीम का निर्माण होता है, ठीक है। वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतक्रिया से स्कीम का निर्माण होता है। अब देखो क्या है, क्या वो संगठन है, क्या वो आत्मसातीकरण है, क्या वो अनुकूलन है, क्या वो एम केंद्रित है। अब देखो पहले स्कीम्स के बारे में जान लेते हैं। स्कीम्स होते क्या आखिर? इसके अंतर्गत बच्चा किसी काम को अलग अलग तरीके से करता है। जैसे भूख लगने पर कुछ बच्चे रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि रोने से दूध मिल जाएगा। और क्या होता है कि कुछ बच्चे भूख लगने पर अपने हाथ का अंगूठा चूसना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको पता है ऐसा करने से उनको दूध मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी काम को अलग अलग करने का तरीका ये आपका होता है स्कीम्स। अब हम बात करते हैं अडेप्टेशन की, ठीक है। अब अडेप्टेशन क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं अनुकूलन। वातावरण के अनुसार, इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को ढालना, ठीक है, अपने आप को एडजस्ट करना अडेप्टेशन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ वही बात हो रही थी। यहाँ पूछा जा रहा था जो स्कीम्स है, ठीक है, विद इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो अडेप्टेशन होता है, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया, देखो वातावरण के अनुसार, इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को ढालना अडेप्टेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया? स्कीम्स, यदि आपकी बिल्डिंग हो रही है, ठीक है, विद इन्वायरमेंट, वातावरण के साथ, ठीक है, वातावरण के साथ कोई भी यदि क्रिया होती है तो अडेप्टेशन होती है। तो आपका राइट आंसर है थर्ड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्ले एन इंपोर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। पियाजे के अनुसार विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इनमें से कौन सा फैक्टर एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब विकास को प्रभावित करने में। पहला आपका ऑप्शन है एक्सपीरियंसेस विद द फिजिकल वर्ल्ड, बाहरी दुनिया के साथ जो अनुभव है वो। सेकेंड है इमिटेशन, कॉपी करना। थर्ड आपका रेनफोर्समेंट, पुनर्वलन। और फोर्थ आपका लैंग्वेज, ठीक है। एक्सपीरियंस विद द एनवायरमेंट, एक्सपीरियंस विद द आउटर वर्ल्ड, एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड, बात एक ही होती है, ठीक है। बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, जो सीखना होता है, उसमें इन्वायरमेंट की या फिजिकल वर्ल्ड की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, ठीक है। जैसे हिंदी में पढ़ लेते हैं। देखो पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? बाहर की दुनिया के अनुभव से, ठीक है। भाई पियाजे भी कहते हैं कि जो बच्चा है बाहर की दुनिया के साथ या वातावरण के साथ अपनी स्कीमा की मदद से अंतक्रिया करके सीखता है, उसी के अनुसार उसका विकास होता है।
तो आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आंसर होगा नकल करके, तो उसने कभी बात ही नहीं की। और यहाँ जो रेनफोर्समेंट है यहाँ है ही नहीं, आपका जो पुनर्बलन है लैंग्वेज आपकी है ही नहीं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है फर्स्ट। एक बार देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे एक नन्हा वैज्ञानिक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो अपने ज्ञान की खोज खुद करता है और स्कीमा की मदद से बाहरी वातावरण के साथ अनुक्रिया करके सीखता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट है, एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बाहर की दुनिया के अनुभव से, ठीक है। भाई पियाजे के अनुसार जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, ठीक है, वो कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये रहा फर्स्ट, एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड, बाहर की दुनिया के अनुभव से। मैं उम्मीद कर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, द एबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप्स एट, जो क्लासिफिकेशन की योग्यता है, जो वर्गीकरण की योग्यता है, वो कौन सी स्टेज में डेवलप होती है। पहला ऑप्शन आपका सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड ऑप्शन आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड ऑप्शन आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ द अबव, ठीक है। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है संवेदीगामक अवस्था में, फर्स्ट स्टेज में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, या फिर कोई नहीं, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, या सीरिएशन है, वो आपकी थर्ड स्टेज में होती है डेवलप। तो आपका आंसर है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेज में बच्चों के अंदर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की योग्यता आ जाती है। अब क्लासिफिकेशन होता क्या है, वर्गीकरण क्या होता है। अब देखो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, यहाँ कुछ फ्लावर्स दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ आपके ब्लू कलर के हैं, कुछ आपके रेड कलर के हैं, ठीक है। तो दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। बच्चे से कहा जाता है कि बेटा इनको अलग कर दो, वो बच्चा थर्ड स्टेज का है, ठीक है, वो बच्चा इनको अलग कर देगा, ब्लू फ्लावर अलग कर देगा, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, और जो रेड फ्लावर है उनको अलग कर देगा, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन की योग्यता है बच्चे में थर्ड स्टेज में डेवलप हो जाती है, मतलब 7 से जो 11 वर्ष है उसके अंदर ये क्लासिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है ये आपका थर्ड है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है। यूजिंग आवर करंट स्कीम्स, ठीक है, यूजिंग आवर करंट स्कीम्स टू इंटरप्रिटेट द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज नॉन एज, ठीक है। करंट स्कीम्स का यूज करके, ठीक है, दुनिया को जानने की कोशिश करना, ठीक है, मतलब पुराने स्कीम्स का यदि यूज करते हैं तो एसिमुलेशन होता है, और यदि नए स्कीम्स का यूज करते हैं तो एकोमोडेशन होता है, ठीक है। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। वर्तमान स्कीम के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया कहलाती है, ठीक है। वर्तमान स्कीम के द्वारा मतलब एग्जिस्टिंग स्कीम है, जो पुराना स्कीम है, जो प्रीवियस स्कीम है, उसके द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की कोशिश की जा रही है, तो वो सात्मीकरण होता है, जिसे एसिमुलेशन बोलते हैं, ठीक है। यदि आपका नया स्कीम बनाना पड़ता, ठीक है, तो वो आपका समायोजन होता है, एकोमोडेशन होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट है। अब देखो सबसे पहले जान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक कर लेना, संगठन। हमारा माइंड एक लाइब्रेरी की तरह होता है, जहाँ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, जानकारी का अलग अलग फोल्डर या डिपार्टमेंट होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। हमारे जो स्कीमा होते हैं माइंड में कैटेगरी में होते हैं, और कैटेगरी में जब कोई चीज़ होती है तो ऑर्गेनाइजेशन होती है पियाजे के अकॉर्डिंग। तो याद रखना, स्कीमा को कैटेगरी में रखना वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। तो ये तो है नहीं, हमारी जो लाइन है, ठीक है, वो वर्तमान स्कीम के द्वारा, करंट स्कीम के द्वारा बाहरी दुनिया को समझना हो गया, तो ये आपका तो होगा नहीं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं एसिमुलेशन। आत्मसात्करण क्या होता है, सात्मीकरण क्या होता है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, प्रीवियस नॉलेज को करंट नॉलेज के साथ जोड़ना, ये आपका एसिमुलेशन होता है। यदि प्रीवियस नॉलेज का स्कीमा करंट नॉलेज की स्कीमा में फिट हो जाता है तो ये एसिमुलेशन है, ठीक है। यदि आपका प्रीवियस नॉलेज का स्कीमा एज इट फिट हो जाता है तब भी एसिमुलेशन है, यदि थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद फिट होता है तब भी एसिमुलेशन है। अब देखो इस एग्जांपल से समझते हैं। जब एक छोटा बच्चा अपने घर में एक सफ़ेद गाय को देखता है, ठीक है, यहाँ सफ़ेद गाय है, ये थोड़ा सा हाइड हो गई है, ठीक है। जब एक छोटा बच्चा अपने घर में एक सफ़ेद गाय को देखता है तो और बाहर जाकर एक दूसरी नस्ल की काली गाय को देखता है, तो उसको वह समझ नहीं पाता कि यह क्या चीज़ है। लेकिन जब उसके बड़े उसको बताते हैं कि यह भी एक गाय की प्रजाति है, तो वह अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई करता है, और यह भी सीखता है कि गाय सिर्फ सफ़ेद रंग की नहीं काले रंग की भी होती है, ठीक है। तो इस टाइप से पता चलता है कि ये एसिमुलेशन है,
यदि पुराने स्कीमा से बात बन जाती है मॉडिफाई करने के बाद भी, तो वो एसिमुलेशन होता है। यदि पुराने स्कीमा को चेंज करना पड़े और नया स्कीमा से काम चलाना पड़े तो एकोमोडेशन है, समायोजन है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बच्चे के घर में एक सफ़ेद गाय होती है, बच्चा सफ़ेद गाय को देखता है और बाहर जाकर बच्चा काली गाय को देखता है, और काली गाय को देख कर वो कन्फ्यूज हो जाता है। वो कहता है भाई इसकी भी 4 टांग है, उसकी भी 4 टांग है, लेकिन जो कलर है ये समझ में नहीं आ रहा। तो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि पापा ये क्या चीज़ है, तो उसके पापा उसको बताते हैं कि बेटा ये भी गाय है। ठीक है, तो बच्चा समझ जाता है कि गाय का रंग काला भी होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो अपना एग्जिस्टिंग स्कीमा, माइंड में एक स्कीमा जो बना हुआ था, ठीक है, उसे वो मॉडिफाई करता है, ठीक कर लेता है, बदलता नहीं है, ठीक कर लेता है। तो ये एसिमुलेशन कहलाता है। अब देखो एकोमोडेशन क्या होता है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके अब पूर्व ज्ञान में चेंजेस कर रहा है, मतलब पूर्व ज्ञान को हटाया जा रहा है। वातावरण के साथ तालमेल लाना, एडजस्टमेंट लाना समायोजन कहलाता है। यदि प्रीवियस नॉलेज का स्कीमा चेंज करने के बाद करंट नॉलेज की स्कीमा में फिट होता है तो ये एकोमोडेशन है। ठीक है, यदि आपके प्रीवियस पहले वाले स्कीमा से बात बन जाती है तो एसिमुलेशन है, यदि आपको नया स्कीमा बनाना पड़ता है तो वो एकोमोडेशन है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो। तो इस स्टेप से आपका राइट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, मान के चलो कि आपका एक छोटा बच्चा है और उसने घर में एक डॉग को देखा, मतलब डॉग के बारे में उसके माइंड में पहले से स्कीमा बना हुआ है। फिर पड़ोस में बच्चे ने एक बकरी को देखा और बकरी को देखकर बच्चा बोले यह तो डॉग है, लेकिन थोड़ी देर बाद बकरी मिमियाने लगी। बच्चा बोला यह डॉग नहीं कोई और जानवर है। ठीक है, बच्चा अपने पापा से पूछने लगा कि पापा ये कौन सा जानवर है। उसके पापा ने उसको बताया कि बेटा ये बकरी है। तो यहाँ माइंड में पुराने स्कीमा को चेंज करके नया स्कीमा बनाया गया, तो ये एकोमोडेशन है। ठीक है, बच्चा डॉग को क्या कह रहा था, बच्चे ने घर में डॉग देखा और बाहर जाकर वो बकरी देखता है और बकरी को क्या बोल रहा था, डॉग बोल रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब है माइंड में जो डॉग के बारे में स्कीमा बना हुआ था उसकी स्कीमा को हटाकर वो नया स्कीमा बनाता है, जिसे बोलते हैं एकोमोडेशन, समायोजन। तो इस टाइप से आपका जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट है। ठीक है, यूजिंग अवर करंट स्कीम्स टू इंटरप्रिटेट द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज नॉन एज। ठीक है, वर्तमान स्कीम के द्वारा बाहरी दुनिया को समझना ये आपका एसिमुलेशन होता है। ठीक है, यदि नई स्कीम के द्वारा होता तो ये आपका एकोमोडेशन होता। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए चाइल्ड सी द वर्ल्ड ओनली इन टर्म ऑफ हिज ओन सेल्फ एंड इज नॉट एबल टू अप्रिशिएट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज कॉल्ड। ठीक है, जब बच्चा दुनिया को देखता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने नजरिए से, ठीक है, दूसरे के विचारों को शामिल नहीं करता, तो वो क्या कहलाता है, ईगोसेंट्रिज्म या सेंट्रलाइजेशन या इंट्यूटिव थॉट या नन ऑफ दीज। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। जब एक बच्चा केवल अपने अनुसार दुनिया देखता है और दूसरों के नजरिए की सराहना करने में सक्षम नहीं है तो उसे कहते हैं अहम केंद्रित वृत्ति, केंद्रीकरण, अंतःप्रज्ञात्मक विचार या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट आंसर होगा अहम केंद्रित वृत्ति। अब देखो सेंट्रेशन जिसे बोलते हैं केंद्रीकरण। ठीक है, 2 वर्ड होते हैं, सेंट्रेशन और डिसेंट्रेशन। सेंट्रेशन जो है ये आपकी सेकेंडरी स्टेज में मिलती है, मतलब प्री ऑपरेशनल चाइल्ड में, और जो आपकी डिसेंट्रेशन होती है विकेंद्रीकरण ये आपकी मिलती है 3rd स्टेज में। ठीक है, अब देखो जो सेंट्रेशन होती है उसका मतलब होता है कि वन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। इसमें बच्चा एक से अधिक चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाता है सेंट्रेशन में, और जो डिसेंट्रेशन होती है इसमें बच्चा एक से अधिक चीज़ों पर फोकस कर पाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, यहाँ कुछ डॉट गिवन दैट है, नीचे भी 7 डॉट है और ऊपर भी 7 डॉट है। यदि सेकंड स्टेज वाले बच्चे से पूछा जाए जिसमें सेंट्रेशन होता है कि बताओ बेटा किस लाइन में सबसे अधिक डॉट है, तो वो बोलेगा कि सर नीचे वाली लाइन में सबसे अधिक डॉट है, क्योंकि वो केवल लेंथ को देख रहे हैं। मैंने आपको बताया सेंट्रेशन का मतलब होता है कि वन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। जो सेकंड स्टेज वाला बच्चा है केवल वन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, लेकिन जो 3rd स्टेज वाला बच्चा है जिसमें डिसेंट्रेशन होता है वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा। ठीक है, तो इनएबिलिटी टू फोकस ऑन 2 थिंग्स एट ए टाइम, एक समय पे 2 चीजों पर फोकस नहीं कर पाता, ये होती है सेंट्रेशन। अब हम आगे करेंगे। देखो इस सेकंड स्टेज में बालक के अंदर सेंट्रेशन का गुण आ जाता है, मतलब वह बालक वन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। जैसे कि इस कंडीशन में बच्चे से पूछा जाए कि बताओ बेटा किसमें सबसे ज़्यादा दूध है, अब दोनों में इक्वल है। ठीक है, इसका सेम वॉल्यूम है, इसका सेम वॉल्यूम है। ठीक है, इसका कम रेडियस है लेकिन लेंथ ज़्यादा है, इसका ज़्यादा रेडियस है लेकिन लेंथ कम है। ठीक है, अब देखो यदि सेकंड स्टेज वाले बच्चे से पूछा जाए कि बताओ बेटा दोनों ग्लासों में से किस ग्लास में सबसे अधिक दूध है, तो बोलेगा सर ये जो सेकंड ग्लास है इसमें अधिक दूध है, क्योंकि उसमें सेंट्रेशन है। ठीक है, यदि 3rd स्टेज वाले बच्चे से पूछा जाए कि बताओ बेटा किस में ज़्यादा दूध है, तो बोलेगा दोनों में इक्वल है। ठीक है,
तो सेंट्रेशन सेकंड स्टेज में होती है और जो डिसेंट्रेशन वो थर्ड स्टेज में होती है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं ईगोसेंट्रिज्म की, अहम केंद्रित। इसमें बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। इसमें बच्चा केवल अपने अनुसार दुनिया देखता है। ठीक है, और दूसरों के नज़रिए से दुनिया देखने में सक्षम नहीं होता है। अपने अनुसार दुनिया को देखना यह होता है आपका ईगोसेंट्रिज्म। तो इस टाइप से इसमें लिखा है कि बच्चा व्हेन ए चाइल्ड सी द वर्ल्ड, जब बच्चा दुनिया को देखता है किसके अनुसार, ऑन सेल्फ, अपने अनुसार, तो वो क्या कहलाएगा, ईगोसेंट्रिज्म, ना कि सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ये केंद्रीकरण की बात नहीं हो रही है, ये अहम केंद्रित वृत्ति की बात हो रही है, ईगोसेंट्रिज्म की। तो आपका राइट आंसर है फर्स्ट। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कैपेसिटी टू अरेंज ऑब्जेक्ट सीरियली इज डेवलप इन द चाइल्ड व्हेन ही इज इन। अब देखो सीरियली, ठीक है, अब ये क्रम से सीरियल वाइज लगाना। ठीक है, कौन से स्टेज में होता है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। वस्तु को क्रम में जमाने की योग्यता, वस्तु को क्रम से लगाने की योग्यता, क्षमता बालक में कौन से स्टेज में डेवलप होती है। फर्स्ट आपका इंद्रिय गति अवस्था, दूसरा है पूर्व क्रियावस्था, तीसरा है मूर्त क्रियावस्था, चौथा आपका औपचारिक क्रियावस्था। ठीक है, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, ये जो टर्म है इंग्लिश और हिंदी दोनों में लर्न कर लेना। ठीक है, तो वस्तु को क्रम से लगाना, सीरिएशन में लगाना, ये आपकी थर्ड स्टेज है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब देखो बच्चे के अंदर क्रम निर्धारण, सीरिएशन की जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, थर्ड स्टेज में आ जाती है। मतलब बच्चा वस्तुओं को सीरियल वाइज लगाना शुरू कर देता है। जैसे कि आप एग्जाम स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ आपके 3 स्क्रू ड्राइवर हैं, तो बच्चा इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देता है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटा। यह योग्यता बच्चे के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है थर्ड। ठीक है, जो सीरिएशन है या सीरियली है या क्रमगत है, यह योग्यता बच्चे में तीसरी अवस्था में आती है, मूर्त क्रियावस्था। ठीक है, थर्ड स्टेज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे अडेप्टेशन टेक्स प्लेस थ्रू। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार जो अडेप्टेशन है, जो अनुकूलन है, वो क्या है, एसिमुलेशन है, एकोमोडेशन है, एक्सपीरियंस है, एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन है। तो आपका राइट आंसर फोर्थ है, क्योंकि जो अडेप्टेशन है इसमें दोनों चीज शामिल होती हैं, एसिमुलेशन भी और एकोमोडेशन भी। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। पियाजे के अनुसार जो अनुकूलन है, जो रूपांतरण है, अडेप्टेशन को अनुकूलन भी कहते हैं और रूपांतरण भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या शामिल होता है, इसमें होता है फर्स्ट ऑप्शन है आत्मसात्करण या फिर सात्मीकरण। ठीक है, एक ही नाम है, एसिमुलेशन को बोलते हैं आत्मसात्करण या सात्मीकरण। दूसरा आपका समायोजन या सामंजस्य, ये बोलता है एकोमोडेशन। तीसरा आपका अनुभव, एक्सपीरियंस। चौथा आपका आत्मसात्करण और समायोजन। ठीक है, एकोमोडेशन और एसिमुलेशन। तो आपका राइट आंसर फोर्थ है। अब देख लेते हैं, देखो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका मतलब क्या होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है, जीन पियाजे कहते हैं कि जब हम डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं तो वो आपका संज्ञानात्मक विकास होता है। मतलब जब हम कंफ्यूजन से बैलेंस की तरफ जाते हैं, जो डिसइक्विलिब्रियम होता है वो कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन होता है बच्चे के अंदर, और जो इक्विलिब्रियम होता है वो बैलेंस होता है। तो पियाजे कहते हैं कि डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ जाना वो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। ठीक है, जब हम डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं तो संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। और यहाँ जो ये प्रोसेस होती है उसे हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ जो ये प्रोसेस हो रही है उसे हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। और इक्विलिब्रेशन को हम दो भागों में बांट देते हैं, पहला होता है अडेप्टेशन, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन। अडेप्टेशन होता है अनुकूलन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, और ऑर्गेनाइजेशन होता है कि स्कीमा को कैटेगरी के अंदर रखना। ठीक है, स्कीमा को जो कैटेगरी के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो वातावरण, इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को डालना अडेप्टेशन कहलाता है। जो अडेप्टेशन है उसके 2 टाइप्स होते हैं, इसमें 2 चीज़ें शामिल होती हैं, पहला है एसिमुलेशन, दूसरा है एकोमोडेशन। तो आपका क्वेश्चन था कि जो जीन पियाजे है अडेप्टेशन में क्या शामिल होगा, तो दोनों चीज़ें शामिल होंगी, एसिमुलेशन एंड अकोमोडेशन। तो आपका राइट आंसर है फोर्थ। ठीक है, अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां 18, ए 5 years ओल्ड गर्ल, एक 5 साल की बच्ची है, टॉक्स टू हरसेल्फ, अपने आप से बातें करती है। ठीक है, वाइल ट्राइंग टू फोल्ड ए टी शर्ट। ठीक है,
वो मोड़ रही है टी शर्ट को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिहेवियर डिस्प्लेड बाय द गर्ल। तो इसमें से कौन सा जो कॉन्टेक्स्ट वो सही है, ठीक है। अब देखो, जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस एज सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। जीन पियाजे एक्सप्लेन करते हैं सोशल इंटरेक्शन को, ठीक है, जो सामाजिक अंतरक्रिया है। तो सामाजिक अंतरक्रिया के बारे में जीन पियाजे ने कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है। वो वाइगोस्की कहते हैं सोशल इंटरेक्शन के बारे में, ठीक है। जो सोशल इंटरेक्शन के बारे में लेव वाइगोस्की ने बोला है, तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो गया। अब सेकंड पढ़ते हैं, देखो, जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की वुड एक्सप्लेन दिस एज द चाइल्ड अटेम्प्ट टू इमिटेट हर मदर, ठीक है। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की दोनों कहते हैं कि जो बच्चा है ना अपनी माँ की कॉपी करता है, ठीक है। यहाँ कॉपी करने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। अब देखो थर्ड ऑप्शन, जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की वुड एक्सप्लेन दिस एज इकोसेंट्रिक नेचर ऑफ द चाइल्ड थॉट, ठीक है। और फोर्थ आपका, जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस एज इगोसेंट्रिक स्पीच while लेव वाइगोस्की वुड एक्सप्लेन दिस एज द चाइल्ड अटेम्प्ट टू रेगुलेट हर एक्शन थ्रू प्राइवेट स्पीच, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लेते हैं। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आपसे बात करती है, ठीक है। एक जो लड़की है वो टी शर्ट को फोल्ड करती जा रही है, अपने आपसे बातें भी कर रही है। लड़की द्वारा जो प्रदर्शित व्यवहार है किस संदर्भ में कौन से कथन में आएगा, ठीक है। तो पहला आपका ऑप्शन है, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और वाइगोस्की से खोजबीन मानेगा, ठीक है। तो जीन पियाजे है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो आएगा नहीं, क्योंकि सामाजिक अन्योन्य क्रिया के बारे में तो उसने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन नहीं है। सेकंड आपका, जीन पियाजे और वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और थर्ड आपका, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। फोर्थ आपका, जीन पियाजे से अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। तो देख लेते हैं, देखो यहाँ जीन पियाजे हो गया, ये हो गया लेव वाइगोस्की। जीन पियाजे कहता है कि बच्चे का विकास पहले होता है, फिर बाद में सीखना होता है, ठीक है। जीन पियाजे कहता है जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो सबसे पहले होता है और जो सीखना है, जो लर्निंग हो, उसके बाद होती है। लेकिन वाइगोस्की इसके उल्टा है। वाइगोस्की कहता है कि बच्चे सीखते, ठीक, पहले हैं और बाद में उसका डेवलपमेंट होता है। जीन पियाजे कहता है पहले डेवलपमेंट बाद में लर्निंग, और लेव वाइगोस्की कहता है कि पहले लर्निंग बाद में डेवलपमेंट, ठीक है। जो जीन पियाजे है ये ईगोसेंट्रिक स्पीच पे जोर देते हैं और जो लेव वाइगोस्की है ये सोशल स्पीच, ठीक है, या पर्सनल स्पीच पे ज़्यादा माइंड फोकस करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जो राइट आंसर है ये आपका फोर्थ है, सॉरी ये आपका फोर्थ आंसर है। जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस एज इगोसेंट्रिक स्पीच, ठीक है। जो जीन पियाजे है वो एक्सप्लेन करता है इगोसेंट्रिक स्पीच को, जो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अपने आप से बातें करना, ठीक है। जो इगोसेंट्रिक स्पीच है, अहम केंद्रित विचार है, वो कहता है कि बच्चा अपने अनुसार दुनिया को देखता है, ठीक है। और जो लेव वाइगोस्की है वुड एक्सप्लेन दिस एज द चाइल्ड अटेम्प्ट टू रेगुलेट हर एक्शन थ्रू प्राइवेट स्पीच, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो लेव वाइगोस्की है वो सोशल स्पीच और प्राइवेट स्पीच पर फोकस करता है। तो इस टाइप से जो करेक्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ है, ठीक है। तो 18वें का चौथा आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के बारे में क्या सही है, ठीक है। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पियाजे हैज प्रपोज्ड 5 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेज बताई हैं, 5 स्टेज नहीं बताई हैं। तो पहला ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। या 5 स्टेजों के बारे में बोल रहा है तो ये इनकरेक्ट है, ये नहीं आएगा। सेकंड आपका ऑप्शन है, पियाजे आर्ग्यू दैट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो पियाजे आर्ग्यू करता है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस, ये गलत है। पियाजे कहते हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो स्टेज में होता है, ना कि कंटिन्यूअस होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन आपका, द स्टेजेस आर इनवेरिएंट। इनवेरिएंट होता है फिक्स्ड, ठीक है। विच मीन्स दैट नो स्टेज कैन बी स्किप्ड, ठीक है। इनमें से किसी भी स्टेज को स्किप नहीं किया जा सकता, ये करेक्ट है आपका। थर्ड आपका फोर्थ स्टेज है, फोर्थ ऑप्शन है, द सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन।
जो इनकी सीक्वेंस है स्टेजेस की, उनको अदला बदला जा सकता है, ये आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका थर्ड है। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है, ये आपका गलत है, क्योंकि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। सेकंड आपका ऑप्शन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अवस्थाओं में न होकर लगातार होता है, जो कि गलत है। पियाजे कहते हैं कि बच्चे का जो विकास है वो अवस्थाओं में होता है, ना कि लगातार। आपका थर्ड ऑप्शन है पियाजे की सभी अवस्थाएं अचल अपरिवर्तित हैं, इनवेरिएंट है, किसी भी अवस्था को छोड़ा नहीं जा सकता, ये बिल्कुल करेक्ट है। पहले आपकी पहली अवस्था आएगी जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जो कि जन्म से 2 वर्ष होती है। दूसरी आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था आएगी, जो कि आपकी 2 से 7 वर्ष होती है। इसी टाइप से आपकी नेक्स्ट आएगी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 होती है। और चौथी आपकी आएगी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से ऊपर होती है। तो किसी भी अवस्था को छोड़ा नहीं जा सकता। तो आपका राइट आंसर थर्ड है, अवस्थाओं के क्रम को बदला जा सकता है, फोर्थ ऑप्शन है, जो कि बिल्कुल गलत है। अवस्थाओं के क्रम को बदला नहीं जा सकता, पहले पहली स्टेज, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा थर्ड। अब देखो, जीन पियाजे के 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटियां। जीन पियाजे के 3 बच्चे थे, 1 सन एंड 2 डॉटर्स। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अपने 3 बच्चों पर ही डेवलप किए, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, पियाजे ने उनकी अवस्थाओं को ऑब्जर्व किया, ठीक है। इसी वजह से सिद्धांत को अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो उनकी अवस्थाओं के अनुसार होता है, ठीक है, ना कि कंटिन्यूस, लगातार नहीं होता। तो आपका राइट आंसर है थर्ड, पियाजे की सभी अवस्थाएं अचल है, अपरिवर्तित है, ठीक है, और किसी भी अवस्था को छोड़ा नहीं जा सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, जो संरक्षण का कॉन्सेप्ट है एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे ने दिया है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, हम कर चुके हैं शायद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होता है सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंस चेंजेस, ठीक है। आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहती हैं, चाहे उसे किसी भी शेप में डाल दो, ठीक है। जब तक किसी भी चीज़ में हम कोई ऐड ना करेंगे, घटाएंगे नहीं, तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उस ऑब्जेक्ट की सेम रहेगी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सेकंड है। क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। कंजर्वेशन का नियम कहता है किसी भी चीज़ की मात्रा कम या ज़्यादा नहीं होती, वह सेम रहती है, चाहे उसे किसी भी शेप में डाल दो। तो आपका राइट आंसर सेकंड है, ठीक है। ये रिपीट हो गया था क्वेश्चन, कोई नहीं। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास के बारे में कौन सा सिद्धांत, कौन सा जो कथन है वो सही है, ठीक है। ये हम कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजे डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, जो वस्तु स्थायित्व है, बच्चे में किस स्टेज में आती है? पहला है प्री ऑपरेशनल स्टेज, दूसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, और फोर्थ आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। जो आपका वस्तु स्थायित्व है, ठीक है, वो आपका किस अवस्था में आता है? फर्स्ट स्टेज में आता है, संवेदीगावक अवस्था में। तो आंसर आपका होगा थर्ड, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज, इसे बोलते हैं हम संवेदीगामक अवस्था। ये थोड़ा उल्टा हो गया, हिंदी में आपका फोर्थ है, और यदि इंग्लिश में करें तो इंग्लिश में आपका थर्ड है, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, वस्तु स्थायित्व क्या होता है। इसमें बच्चे को वस्तु भले ही ना दिखाई दे, पर उस वस्तु का अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस उसके माइंड में बना ही रहता है। जैसे मान के चलो कि बच्चा एक खिलौने से खेल रहा था, एक टॉय से खेल रहा था, और उसकी मम्मी आती है, मम्मी उसके हाथ से टॉय छिनाकर एक कुर्सी के पीछे हाइड कर देती है, ठीक है, छुपा देती है खिलौने को। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा उस खिलौने को ढूंढने की कोशिश करेगा। ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। वस्तु भले ही बच्चे को दिखाई ना दे, पर उस वस्तु का अस्तित्व बच्चे के माइंड में बना ही रहता है। अब देखो यदि 8 महीने से कम उम्र का बच्चा है तो वो वस्तु को नहीं ढूंढ पाएगा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता है।
ऑब्जेक्ट परमानेंस पहली स्टेज में आता है, वो भी 8 महीने की उम्र में। 8 महीने के बाद ये आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका राइट आंसर है ऑब्जेक्ट जो परमानेंस है ये आपका आता है सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आपका जो आंसर है थर्ड है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, वस्तु स्थायित्व है, ये आपका आता है सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था में। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। जो 22वां क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा आपका थर्ड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्याजे थ्योरी के अनुसार चिल्ड्रन लर्न बाय, बच्चे सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं? मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन बाय पेइंग ड्यू अटेंशन। मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन बाय पेइंग ड्यू अटेंशन। ठीक है, दूसरों के जो काम है, ठीक है, उनको माइंड में रखकर, या दूसरों की जो अटेंशन है उनको ध्यान में रखकर। चेंजिंग दियर बिहेवियर व्हेन ऑफर्ड एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड, जब उन्हें उचित इनाम मिलता है अपना व्यवहार बदल देते, ये भी नहीं है और फर्स्ट भी नहीं है। थर्ड आपका इसका फोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय मोर एबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इसका फोल्डिंग होता है मंच प्रोवाइड कराना। ठीक है, यदि उनको ऊंचे सदस्य द्वारा, समाज के ऊंचे सदस्य द्वारा मंच प्रोवाइड कराया जाए तो वो सीखते हैं, ये भी गलत है। प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन। ठीक है, बच्चे कैसे सीखते हैं? अडेप्टेशन से, वातावरण के साथ अनुक्रिया करके। उनके माइंड में जो स्कीमा होता है, जो प्रीवियस स्कीमा होता है, उसकी मदद से वो वातावरण के साथ अनुक्रिया करते हैं और सीखते हैं। तो आपका राइट आंसर है फोर्थ। ठीक है, प्याजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? समाज के अनुकूलन से। ठीक है, ये जो 3 ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये नहीं है। ठीक है, दूसरों की जानकारी को याद करके, ये भी नहीं है। जब उनको उपयुक्त इनाम दिया जाए और उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये भी नहीं है। समाज के योग्य सदस्यों की सहायता से, ये भी नहीं है। और आपका अनुकूलन से, अडेप्टेशन से। अडेप्टेशन क्या होता है? प्याजे के अनुसार बच्चा वातावरण के साथ अनुक्रिया करके सीखता है, इसे बोलते हैं अनुकूलन, अडेप्टेशन। ठीक है, चिल्ड्रन लर्न बाय। ठीक है, बच्चे कैसे सीखते हैं? प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन से। ठीक है, आपका राइट आंसर है फोर्थ। ठीक है, वातावरण के साथ अनुक्रिया करके बच्चे सीखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट कई बार रिपीट हो चुका है। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, मतलब 25, वो बीच में कुछ क्वेश्चन स्किप हो गए थे। तो आपका ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू प्याजे डेवलपमेंट थ्योरी। यहाँ कुछ ग्राफ दिए हुए हैं जो संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये क्या कहता है? यहाँ एजिस है। ठीक है, हॉरिजेंटल में और वर्टिकल में आपका डेवलपमेंट हो गया। तो इससे पता चल रहा है कि जो आपका डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस हो रहा है। ये भी कंटिन्यूस को शो कर रहा है और ये भी कंटिन्यूस को शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन प्याजे क्या कहते हैं? प्याजे कहते हैं कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो कंटिन्यूस नहीं होता है, वो अवस्थाओं में होता है। ठीक है, वो एजिस में होता है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट होता है, ये एजिस होगी। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ रही है और वैसे वैसे उसका क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड होगा। जीन प्याजे के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, एजिस थ्योरी, क्योंकि उन्होंने अपने 3 बच्चों पर ये थ्योरी डेवलप की। जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ी उन्होंने ऑब्जर्व किया और अपने सिद्धांत को विकसित किया। ठीक है, इसलिए सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। और जीन प्याजे कहते हैं कि बच्चे का विकास लगातार कंटिन्यूस नहीं होता। ठीक है, ये वाइगोत्स्की कहते हैं। जीन प्याजे क्या कहते हैं कि बच्चे का विकास अवस्थाओं में होता है, एजिस में होता है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे का विकास होता है। ठीक है, तो हमें ग्राफ को शो करना था जो प्याजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को शो करता हो, रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास को रिप्रेजेंट करता है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, बच्चे की जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे ऐसे उसका विकास हो रहा है। तो आपका राइट आंसर है थर्ड, सी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो।